2024 के नतीजों में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य के नतीजे ने चौंकाया तो वो था उत्तर प्रदेश का नतीजा, क्योंकि यूपी में बीजेपी की उम्मीदों के उलट नतीजे आए। अब इसकी वजह क्या थी, इस पर मंथन और विश्लेषण लगातार हो रहा है कि बीजेपी की अपनी क्या कमियां रही और कैसे विपक्ष की भ्रम वाली राजनीति चल गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन नतीजों से निराश ना होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम जो है वो फिर से यूपी को रीसेट करने में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यही है कि वो निराशा और हताशा की कोई बात नहीं करते बॉस। हालात कैसे भी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आशावादी रहते हैं। कोई नेगेटिविटी वो अपने अंदर आने नहीं देते, ना खुद के अंदर ना ही अपनी टीम के अंदर। और इसलिए आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नतीजों के बाद जब पहली बार यूपी गए तो उन्होंने फिर कहा कि 2024 की जीत मामूली नहीं है, यह ऐतिहासिक जीत है बॉस, क्योंकि 10 साल के शासन के बाद लगातार तीसरी बार जनता किसी को सरकार बनाने का मौका दे और तीसरी बार लगातार विश्वास जताए, ऐसा 60-62 साल में नहीं हुआ। इसलिए किसी तरह की निराशा का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जहां तक यूपी की बात है तो जो चैलेंजेस आए उनसे निपटने के लिए मोदी योगी की जोड़ी फिर से तैयार दिख रही है। आज वाराणसी में एक मंच पर मोदी योगी की जोड़ी और उनकी केमिस्ट्री ने संकेत दे दिया कि यूपी में आगे की लड़ाई के लिए वो फिर से तैयार हो चुके हैं। ये इंडी गठबंधन के लिए कैसे बड़ा मैसेज है, कैसे उनके लिए खतरे की घंटी है। जो लोग ये सोच रहे थे कि अब तो योगी आदित्यनाथ निपटा दिए जाएंगे, कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा वगैरह वगैरह, अफवाहें उड़ाई जा रही थी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। लेकिन पहले देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब चुनाव नतीजों के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने चुनाव नतीजों को लेकर कहा क्या। 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में जो भगवान होता है, यानी जो वोटर होता है, उसको ही लोकतंत्र का भगवान मानते हैं। आज उसके पास तो गए ही, साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मौजूद हैं और वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। उसकी ये तस्वीरें आ रही हैं। आज वाराणसी से जो तस्वीरें आई और जो जोश पीएम मोदी ने यूपी की अपनी टीम में भरा, वो इंडी गठबंधन के लिए भी बड़ा मैसेज है कि वो इस भ्रम में ना रहे कि यूपी में वो मोदी योगी की जोड़ी को कमजोर कर देंगे, क्योंकि इस वक्त इंडी गठबंधन इसी भ्रम में है कि उन्होंने यूपी में बीजेपी को कमजोर कर दिया और इसी में उनका टारगेट 2027 हो गया। राहुल गांधी ने भी वायनाड सीट छोड़कर फोकस यूपी की राजनीति पर कर दिया है। अखिलेश यादव भी विधानसभा सीट छोड़कर संसद की राजनीति करने चले गए हैं। प्रियंका वाड्रा भी सीधे चुनावी राजनीति में आने का फैसला कर चुकी है। अब इन तीनों का टारगेट यही होगा कि 2027 में यूपी का जो विधानसभा चुनाव है वहां पर बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज रखा जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। इस चैलेंज के बीच आज वाराणसी की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और इन्हें समझने की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी ने जिस पहले राज्य का दौरा किया वो उत्तर प्रदेश है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की अपनी टीम को मैसेज दे दिया कि बॉस, नंबर गेम में फंसकर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव है, ऊपर नीचे लगा रहता है, अपना काम करो, जनता के सामने जाओ, बताओ कुछ गलती हुई है तो उसको ठीक करो। तीसरी बात यह है कि पीएम मोदी ने सीएम योगी को लेकर भी मैसेज दे दिया कि यूपी में कुछ इधर उधर होने वाला नहीं है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नतीजों से आगे बढ़कर यूपी में बीजेपी की आगे की प्लानिंग करने का मैसेज दे रहे हैं।
और पांचवी बात यह है कि यूपी बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है और आगे भी यूपी पर ही बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को यह मैसेज भी दे दिया कि नरेंद्र मोदी उन लोगों में से नहीं है कि यूपी में सीटें कम हो गई तो अब यूपी को साइड लगाओ, या कोई नी जर्क रिएक्शन दे दिया। या जैसे राहुल गांधी जो है वो अमेठी हारे तो उसके बाद अमेठी से ऐसा बिफरे, ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप, अमेठी ने गुनाह कर दिया उनको हराकर। तो ऐसा नहीं किया नरेंद्र मोदी ने कि यूपी ने सीटें कम दे दी, सवाल उठने लगे कि ये यूपी ने क्या कर दिया, सोशल मीडिया पे लोग यूपी के लिए लिखने लग गए, अयोध्या के लिए लिखने लग गए, तो नरेंद्र मोदी ने भी वैसा ही कर दिया। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स नहीं है, वो आज दिख गया। इसलिए आप देखिए कि आज किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करने के लिए पीएम मोदी ने यूपी को चुना और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए, जहां से वो तीसरी बार सांसद बने। आज वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस योजना की 17वीं किश्त जारी की। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म की शुरुआत भी उस फाइल पर साइन करके की थी जिसके जरिए 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इस योजना के तहत देश के किसानों को हर 4 महीने में सरकार की तरफ से 2,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है और अब तक 16 किश्तों में 11 करोड़ किसान परिवारों को 3,04,000 करोड़ रुपए की रकम उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। यूपी के ही करीब 1 करोड़ 86 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। पीएम मोदी ने खुद बताया कि इस योजना के तहत वाराणसी के किसानों के खाते में 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यानी इधर किसानों के खाते में सीधे रकम पहुंच रही है, वो खटाखट वाली नहीं, वो जो हर 4 महीने पे जाती है। उधर कांग्रेस ने अपने खाते से मोदी विरोध का नया तीर निकाल लिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि किसानों को आर्थिक सहायता देकर सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री किसानों को कुछ प्रसाद नहीं दे रहे हैं, ये उनका वैध अधिकार है और हक है। अब सोचिए, ये बातें वो कांग्रेस पार्टी कह रही है जो चुनाव से पहले वोटरों से गारंटी कार्ड भरवाकर यह भरोसा दे रही थी कि उनके खाते में 8,500 रुपए आ जाएंगे। तब तो ऐसा लग रहा था जैसे कितना बड़ा एहसान करने वाले हैं, चुनाव जीतकर ये कर देंगे। लेकिन जब चुनाव निपट गया और कांग्रेस के वोट देने वाले वोटर गारंटी कार्ड को लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गारंटी कार्ड तो सिर्फ वोट लेने का एक जरिया भर था। भाई सरकार आई नहीं, किस बात का पैसा देंगे। तो चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन कई राज्यों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाओं की लाइनें लग गई। भाई वो ये सोचे कि नाम से फॉर्म भरवाए तो पैसा देंगे, आए या ना आए। उनको लगा कि राहुल गांधी ने हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया है तो पूरा करेंगे। लेकिन जब इन महिलाओं को पता चला कि इन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो महिला वोटरों की नाराजगी सामने आई। वोटरों ने आरोप लगाने शुरू किए कि उन्हें पैसे मिलने का भरोसा दिया गया था, अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसान कल्याण के अलावा महिला कल्याण भी नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में। वो कई बार ये कह चुके हैं कि महिला वोटर का समर्थन उनके लिए बड़ी ताकत है। आज वाराणसी में पीएम मोदी ने कृषि सखी योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 30,000 महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिया। कृषि सखी योजना के तहत किसानों की सहायता के लिए ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सालाना 60 से 80,000 रुपए अतिरिक्त कमा सके। कृषि सखी योजना को ही लखपति दीदी योजना से जोड़ा गया है। पहले 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट था, जिसे अब बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इसमें 1 करोड़ का टारगेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उनके तीसरे कार्यकाल का फोकस भी किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीबी रहने वाले हैं। यानी पीएम मोदी ने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सरकार में उनके गोल बदल गए, उनके लक्ष्य बदल गए, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर बताता हूं कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर जो कहा जा रहा है उसका सच क्या है। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की अपनी टीम में जोश भर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी में नया चैलेंज सामने है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में 3 साल का टाइम है। ऐसा नहीं कि इस चैलेंज से निपटा नहीं जा सकता। अच्छा, चैलेंज है क्यों, जरा इसको भी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में अभी की स्थिति क्या बन गई है। जरा आपको इसको आंकड़ों से समझाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे
2024 में क्या हुआ? 2024 में बीजेपी प्लस को, ये आपको यूपी का बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का, बीजेपी प्लस को कितनी सीट आई? 36 सीट आई। और अगर आप इसको सपा प्लस कांग्रेस को देखिएगा, प्लस को, तो उनको आई 43 सीट, 43 सीट। लेकिन ये ऐसा चैलेंज नहीं है जिससे 3 साल के टाइम में निपटा ना जा सके। क्यों भाई? ये क्यों कह रहा हूं, आपको ये भी समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आप इसको विधानसभा के लिहाज से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई अब इसको अगर आप 36 सीट को कन्वर्ट कीजिएगा विधानसभा में, तो बीजेपी जो है वो 100-150 के आसपास, मुझे लगता है 150 से 175 के आसपास सीट दिखेगी। और कांग्रेस को अगर आप देखिएगा तो ये 200 प्लस सीटों के आसपास बैठेगा अगर आप विधानसभा में कन्वर्ट कीजिएगा, 225 प्लस भी हो सकता है। तो इस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि यूपी गया हाथ से बीजेपी के। लेकिन भाई इसी तरह से अगर आप विधानसभा के नतीजे जो 2022 में आए थे उसको देखते तो ये सीटें लोकसभा की ज्यादा आनी चाहिए थी, पर वो तो आई नहीं। तो यही पॉलिटिक्स है जो पल पल बदलती है। आपको कल ही हमने बताया था कि यूपी को लेकर शुरुआती रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार कर ली है, जिसमें मुख्य तौर पर यह बताया गया है कि भाई मोदी योगी के नाम पर उम्मीदवार अति उत्साही हो गए थे। 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों को लेकर नाराजगी थी। सांसद और संगठन के बीच तालमेल अच्छा नहीं रहा। विधायकों और सांसद कैंडिडेट के बीच टकराव रहे। टिकट बंटवारे में राज्य सरकार के सुझावों की अनदेखी हुई। संविधान बदलने की झूठ की राजनीति का असर रहा। दलित वोटों में जो बिखराव हुआ उसका फायदा नहीं मिला। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिसको कैसे टाइट करना है ये नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। पीएम मोदी ने आज वाराणसी पहुंचकर वाराणसी को लेकर इलेक्शन रिजल्ट के बारे में भी बात की। इसमें एक बात तो यह भी कही गई कि नरेंद्र मोदी का वाराणसी में मार्जिन घट गया। ये कई लोग कह रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के जीत का अंतर अगर आप देखेंगे, 2014 में 3,72,000 था, 2019 में यह 4,80,000 था, 2024 में यह 1,52,000 था। अब इसी का लोग माहौल बना रहे हैं, यही डिफरेंस दिखाकर कि बॉस नरेंद्र मोदी के जीत का मार्जिन गिर गया, इसका मतलब नरेंद्र मोदी हारते हारते बचे। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा लड़ती तो नरेंद्र मोदी 2-3 लाख के अंतर से नरेंद्र मोदी 2-3 लाख के अंतर से हार जाते। जीता है मतलब लड़ाया क्यों नहीं, ये नहीं बताते। लेकिन ये सब भी इंडी गठबंधन का फैलाया हुआ भ्रम है। अब देखिए कैसे ये लोग छोटी छोटी चीजें इधर से उधर करके पूरा नैरेटिव बदल देते हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के जीत के मार्जिन की अलग ही कहानी है, जिसे आपको फैक्ट्स के साथ समझना चाहिए। पहली बात तो यह है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर जरूर घट गया, लेकिन नरेंद्र मोदी को जो वोट मिले हैं पिछली बार में उसमें और इस बार में ज्यादा अंतर नहीं है। पिछली बार भी वाराणसी के लोगों ने उन्हें 6,74,664 वोट दिए। इस बार भी नरेंद्र मोदी का वोट जो है वो 6 लाख प्लस है, 6,12,970। मतलब मात्र 50,000 वोट कम हुआ, 50-60,000। दूसरी बात, पिछली बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में 25 उम्मीदवार थे और इस बार सिर्फ 6 उम्मीदवार थे। यानी जो वोट पहले 25 उम्मीदवारों में बंटता था वो इस बार सिर्फ 6 उम्मीदवारों में बंटा। यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवारों की संख्या कम थी। इस वजह से विपक्ष को एक मुश्त वोट पड़ गया। क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या कम होने से वोटर के दिमाग में कंफ्यूजन कम हुआ। तीसरी बात, साल 2019 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे। इस बार दोनों एक साथ चुनाव लड़े, इससे दोनों पार्टियों के वोट नहीं बटे और विपक्ष को मिलने वाला वोट बढ़ गया। भाई पिछली बार मान लीजिए नरेंद्र मोदी को 10 वोट आया, कांग्रेस को 4 आया, मान लीजिए कांग्रेस को कम कीजिए 2 आया, और मान लीजिए सपा को भी 3 आया। तो दोनों अलग अलग लड़े। 3 वाला मान लीजिए ऊपर रहा तो नरेंद्र मोदी के जीत का अंतर 7 वोट का रहा। लेकिन इस बार दोनों अगर जुड़ गए और 3 और 2 5 हो गया तो जीत का अंतर 5 ही ना रहेगा भाई, 10 में से घटाइएगा तो। लेकिन कहानी देखिए ऐसे बन गई जैसे बाप रे बाप नरेंद्र मोदी तो किसी तरह जीते हैं। इंडी गठबंधन कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपनी लगातार तीसरी जीत को छोटा नहीं मानते। उन्होंने आज वाराणसी के जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता ने सिर्फ सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुना है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि यही विपक्ष लोकसभा को लेकर क्या तैयारी किए बैठा है और क्या वहां तूफान आने वाला है। मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है
काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। इस चुनाव में जितने भी फेक नैरेटिव चलाए जा सकते थे वो चला लिए गए। चुनाव के बाद भी वही हो रहा है, लेकिन यह भ्रम की राजनीति करके भी इंडी गठबंधन को कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार आखिर नरेंद्र मोदी की ही बनी और इंडी गठबंधन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद से अभी तक इंडी गठबंधन गुना भाग में लगा हुआ है। कभी एनडीए के सहयोगी दलों को भड़काने की कोशिश, कभी पीएम मोदी को प्रधानमंत्री ही नहीं मानने की जिद, और जब कोई तिकड़म काम ना आए तो अब स्पीकर पद को लेकर भ्रम फैलाने की प्लानिंग चल रही है। अब इंडी गठबंधन का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे भी करके लोकसभा स्पीकर चुनाव के मुद्दे पर एनडीए में बस फूट पड़ जाए। यानी अभी तक इंडी गठबंधन यही सोच रहा है कि वो सरकार बना सकता है, भाई इधर फूट पड़ी उधर हम बना लेंगे, वो भी तब जब इंडी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए में फूट डालने के लिए इंडी गठबंधन के नेता कितने बेचैन हैं कि जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या बातें कही सुनिएगा। भाई स्पीकर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को मिलना चाहिए ये पद। ये विपक्ष वाले कह रहे हैं, अरे तुम क्या बता रहे हो भाई, किसको मिलना चाहिए? विपक्ष का नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। स्पीकर कौन होना चाहिए एनडीए की तरफ से ये बता रहे हैं। स्पीकर पद लेने के बाद बीजेपी पार्टियों को तोड़ देगी, टीडीपी और जेडीयू को बीजेपी तोड़ देगी, चिराग पासवान जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देगी। चंद्रबाबू स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारें, चंद्रबाबू के कैंडिडेट को इंडी गठबंधन सहयोग करेगा। मतलब इंडी गठबंधन जो सपने देख रहा है वो कितने हवाई हैं, आप सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा। लेकिन पहले आप जरा संजय राउत को सुन लीजिए कि वो स्पीकर पद के लिए चंद्रबाबू और नीतीश कुमार को किस तरह से पिन मार रहे हैं, देखिए जरा। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। भविष्यवाणी के मामले में ये केजरीवाल जी को टक्कर दे रहे हैं। केजरीवाल जी भी ऐसे नहीं बोलते थे कि मुझे पता है कब मुझे गिरफ्तार करेंगे, कब सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे, कब ये होने वाला है, कब वो होने वाला है। अच्छा, संजय राउत वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे आस पड़ोस के घरों में लोग नहीं होते हैं जो आपके घर में आग लगाने के लिए, तुम देख नहीं रहे हो, पापा पूरी वसीयत तुम्हारे लिख देंगे छुटका भाई को, अभी से लिखवाओ, ये वाला घर जो है वो मेरे नाम कीजिए, नहीं तो सब चला जाएगा छोटा भाई को। लेना एक ना देना दो, लेकिन पिन पूरा मारे हुए हैं ये लोग। चुनाव नतीजे आने और सरकार बनने के बाद जिस तरह से एनडीए ने एकजुटता दिखाई, उससे इंडी गठबंधन दरअसल परेशान है, इसलिए लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से एनडीए दलों को तोड़ा जाए। महाराष्ट्र में संजय राउत इसी कोशिश में लगे हैं तो दिल्ली में कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा स्पीकर पद पर कहा कि यह पार्टी तय करेगी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोकसभा का तापमान बढ़ने वाला है क्योंकि वहां अब प्रियंका गांधी आने वाली है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को, फिर आपको इंडी गठबंधन के एक और सपने के बारे में बताऊंगा। ये कांग्रेस पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारी नेता वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खरगे जी और हमारे बाकी वरिष्ठ सहयोगी डिसाइड करेंगे। जैसे ही डिसाइड करेंगे आपको सूचित किया जाएगा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि अब हम सदन में जनता के मुद्दे और उठाएंगे, हम जनता की बात करेंगे। तापमान बढ़ने वाला है, राहुल जी को नहीं संभाल रहे थे, अब प्रियंका जी आने वाली हैं। राहुल जी खुद ही कहते थे कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आएगा, अब प्रियंका जी आएंगी तो पता नहीं क्या क्या भूकंप आएगा। कांग्रेस नेताओं के बयानों की भाषा देख रहे हैं।
सीधा क्लियर फंडा इनका यह है कि इस बार संसद में जमकर हंगामा करना। इंडी गठबंधन को यह भी लग रहा है कि एनडीए सरकार कभी भी गिरा सकते हैं। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि लोकसभा में बहुमत भी साबित कर सकते हैं। गजब ही लेवल पे हैं बॉस ये लोग। अगर ऐसा लग रहा है पहले ही सरकार क्यों नहीं बना ली? ये सरकार गिराकर सरकार बनाने वाली बातें की। सीधा जाते कहते कि हमारे पास इतने सांसदों का समर्थन है, पर्याप्त नंबर है, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन सुनिए संजय राउत कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। सुनिए ये भी। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। तो ऐसी बातों पे हंसी आएगी और क्या बोलेगा आदमी? कह रहे राहुल गांधी कह रहे हैं हम कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, तो मतलब गिरा सकते हैं। राहुल गांधी तो ये भी कहते थे कि लिख के रख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब वो लिखी हुई पर्ची लोग लेकर घूम रहे हैं कि इसका क्या करना है, ये भी तो बताइए। जो मन में आए बोल रहे हैं और फैक्ट से लेना देना नहीं। जिस लोकसभा स्पीकर पद के सहारे एनडीए में फूट डालने की कोशिश इंडी गठबंधन कर रहा है, उसमें कितना दम है आपको यह भी बताता हूं। स्पीकर पद के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है और एनडीए दलों का रुख क्या है, वो सुनिए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सहयोगियों से स्पीकर पद पर चर्चा की है। सहयोगियों से स्पीकर पद के लिए सुझाव भी मांगे हैं। सहयोगी दलों ने फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है। पीएम मोदी जो फैसला लेंगे उसका समर्थन किया जाएगा, ये सहयोगी दल कह रहे हैं। ये लोग अंदर से अलग ही कहानी सुना रहे हैं। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए में कोई घमासान फिलहाल तो दिख नहीं रहा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तो खुलकर बीजेपी को समर्थन कर दिया है और लोकसभा का नंबर गेम भी ऐसा है कि इंडी गठबंधन की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। अगर टीडीपी स्पीकर चुनाव में मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि नाराज भी हो गए, तो भी एनडीए का ही स्पीकर बनेगा। देखिए, लोकसभा में एनडीए की ताकत 293 सदस्यों की है। लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद हैं। टीडीपी के 16 सांसद अगर निकाल के एनडीए के देखिएगा सदस्यों को, तो उनकी संख्या 277 है, जो स्पीकर चुनाव में बहुमत से 5 ज्यादा है। लोकसभा इंडी गठबंधन की ताकत 234 सदस्यों की है। टीडीपी के 16 सदस्य उधर चले भी गए तो भी 250 की होगी, जो कि स्पीकर चुनाव के बहुमत से 22 कम है। लेकिन चल रहा है मामला कि हम बना लेंगे, हम गिरा देंगे। लोकसभा के ये नंबर इंडी गठबंधन को भी पता होंगे, लेकिन उसके बाद भी स्पीकर पद के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। लोकसभा स्पीकर चुनाव में जीत के लिए जो मेजॉरिटी है वो 272 सदस्यों के समर्थन की है और एनडीए की ताकत सिंपल मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा है। यानी स्पीकर पोस्ट के लिए मामला क्लियर है। इसलिए इंडी गठबंधन डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी जोर आजमाइश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को मिले। कांग्रेस के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने की परंपरा रही। वहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बीजेपी का स्टैंड एकदम क्लियर है। लोकसभा स्पीकर बीजेपी से और डिप्टी स्पीकर पद एनडीए के सहयोगी दलों को में से होगा। 2014 में स्पीकर बीजेपी की सुमित्रा महाजन थी और डिप्टी स्पीकर एआईएडीएमके के थंबी दुरई थे। 2019 में लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सरकार पहले अपना पक्ष साफ करे, उसके बाद कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इन दोनों पोस्ट के लिए एनडीए सहयोगियों से बात कर रही है, उससे तो इंडी गठबंधन के लिए डिप्टी स्पीकर का पद भी दूर की कौड़ी लग रहा है। लेकिन चल रहा है मामला। पाठशाला में अब अगली क्लास। इधर ट्रेन हादसे में मौत का गम, उधर इंडी ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया है क्या? चुनाव बाद बंगाल में बवाल के बीच बीजेपी के कौन से बड़े नेता पहुंचे और बंगाल में क्या चल रहा है, जरा यह भी देखिए। इंडी गठबंधन की सियासत किस कदर झूठ और भ्रम पर आधारित रही, इसके कई आरोप उन पर पूरे चुनाव में लगते रहे। भाई कहे ना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, हुआ तो नहीं। आरक्षण खत्म हो जाएगा से लेकर अब चुनाव ही नहीं होंगे और न जाने क्या क्या भ्रम इन लोगों ने फैलाया, झूठा नैरेटिव सेट किया। लेकिन फिर भी सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही बनी। यानी ना तो नतीजे बदले और ना इंडी गठबंधन की रणनीति बदली। वो अब भी भ्रम फैलाने की राजनीति के ही सहारे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब इंडी गठबंधन हालिया रेल हादसे के बहाने भी राजनीति चमका रहा है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे को लेकर अब विपक्ष पूरा खर्चा पानी लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर चढ़ गया है
और रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है। भाई वैसे तो सरकार पर सवाल उठाने का पूरा हक विपक्ष को होता है, और किसी हादसे में अगर कोई लापरवाही दिख रही है तो उस पर भी रेल मंत्री को घेरना कोई गलत बात नहीं और ना ही कोई नई बात है। ऐसा पहले भी होता रहा है और विपक्ष को सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ। रेल हादसे पर राजनीति की रेल ऐसे वक्त पर दौड़ाई जा रही है जब अभी तक रेल हादसे में बचाव का काम चल ही रहा है। अभी भी यह पता ही लगाया जा रहा कि रेल हादसा कैसे हुआ और यहां पॉलिटिक्स शुरू हो गई। मतलब चिताएं ठंडी भी नहीं पड़ी हैं और बिना फैक्ट्स के बातें हो रही हैं। आप देखिए, देश के पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर एक साथ कई सवाल दागे और मोटे तौर पर यह कहा कि मोदी सरकार रेलवे सुरक्षा के लिए मजबूत कदम नहीं उठा रही है। रेलवे में हुई कम भर्तियों पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाए। रेल हादसे में मरने वालों की संख्या पर सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आरोप लगा रहे हैं, सरकार अपना बचाव कर रही है, लेकिन इस बीच फैक्ट्स क्या कहते हैं? भाई हम तो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार से सवाल पूछें, जरूर पूछें, लेकिन फैक्ट्स तो इधर उधर ना करें। किसके राज में रेलवे ज्यादा सुरक्षित थी, नहीं थी, किसने रेलवे के लिए ज्यादा काम किया, नहीं किया, हमने इसकी पड़ताल की। सबसे पहले तो रेल हादसों की ही बात कर लेते हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे ट्रेन हादसे किसके राज में क्या हो रहे थे, जरा इसका प्रश्न पूछा जाना चाहिए ना भाई। ट्रेन जो है वो आम आदमी की सवारी है और उसको लेकर आप पैनिक बटन दबा रहे हैं क्या? 2004 से 2014 अगर इसको आप देखेंगे, ट्रेन हादसे देश में कितने हुए? कुल हुए 1711। यानी अगर इसका आप औसत निकालिएगा तो औसत बैठता है ऑलमोस्ट हर साल जो है 171 ट्रेन हादसे हुए यूपीए की सरकार में। 2014 से 2024 के बीच में कितने ट्रेन हादसे हो चुके हैं? कुल हादसे हुए हैं 678 और अगर इसका औसत निकालिएगा तो सालाना 68 ट्रेन हादसों का औसत। अब मैं तो यह कहता हूं कि ये 68 भी नहीं होने चाहिए बॉस। एक हादसा नहीं होना चाहिए, किसी को अपने को नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन कहां 171 से हम 68 पर आए हैं और हमें और प्रयास करना चाहिए मिलकर के हम इसको 1 पर 0 पर ले आए। तो भ्रम और झूठ तो ना फैलाया जाए ना, क्योंकि मोदी सरकार में रेल हादसों में 60% ये नीचे गया है, 60% रेल हादसे कम हुए हैं और आप पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि ट्रेन सुरक्षित नहीं है। पब्लिक कैसे चलेगी फिर? यह तो साफ है कि नरेंद्र मोदी के राज में रेल हादसों में कमी आई है, बड़ी कमी आई है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा किया कि साल 2017 से 2021 के बीच में रेल हादसों की वजह से 1 लाख लोगों की जान गई। कह रहे हैं कि 1 लाख लोग मरे हैं पिछले 17 से 21 के बीच में। हमने इसकी भी पड़ताल की, क्योंकि यह बात भी सही नहीं है, पूरा सच नहीं है ये। क्योंकि साल 2017 से 2021 के बीच 1 लाख लोगों की जान तो गई, लेकिन उसमें 71,000 लोगों की मौत ट्रेन से टकरा जाने या ट्रेन से गिर जाने की वजह से हुई। ट्रेन में हादसा हो गया इसलिए नहीं हुई। जबकि ट्रेनों की आपस में टक्कर की वजह से जो जाने गई वो कुल 1 लाख मौतों में से 446 थी जो ट्रेन हादसे में हुई, और ट्रेन के डिरेल होने की वजह से 2017 से 2021 के बीच में 293 मौत हुई हैं। यानी जो ज्यादातर मौतें जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं 1 लाख में, वो ट्रेन से गिर जाने या ट्रेन से टकरा जाने की वजह से हुई। और आपने ऐसे लिख दिया कि 1 लाख लोग मर गए, आदमी पैनिक में आ जाएगा। भाई कैसे चढ़ेगा ट्रेन में डर के मारे? और सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। यही मैं कह रहा हूं कि विपक्ष सवाल जरूर पूछे, लेकिन पॉलिटिक्स करता जब दिखता है, छेड़छाड़ करता दिखता है आंकड़ों से, नैरेटिव कुछ और बनाने का प्रयास करता है, तब उस सवालों की ईमानदारी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। वैसे तो किसी भी वजह से कोई मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ट्रेन यात्रियों की मौत पर राजनीति हो रही हो तो फिर सारी तस्वीर आपको पता होनी चाहिए। अब ट्रेन की टक्कर और डिरेल होने की घटना पर भी आप मोदी और मनमोहन सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखिए। जैसे अगर आप देखेंगे कि ट्रेन की टक्कर अगर आप देखें, या अगर आप इसको देखें मोदी सरकार और यूपीए दोनों के जमाने में क्या हो रहा था,
अगर आप देखेंगे ट्रेन की टक्कर किसके जमाने में कितनी हुई, भाई अगर आप देखिए यूपीए के जमाने में 84 ट्रेनों की टक्कर, 2014 से 2023 के बीच में अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 30 ट्रेनों की टक्कर, यानी नीचे आया है मामला। लेकिन इसको अभी जीरो करना है, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं कि अभी हम 30 पर हैं, इसको जीरो करना है। अगर आप देखिएगा ट्रेन के डिरेल होने की घटना है, कितनी डिरेल हुई, यूपीए के जमाने में 867 ट्रेन डिरेल हुई थी, 2014 से 2023 के बीच में 426 ट्रेन डिरेल हुई, यह भी जीरो करना है। लेकिन जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं ना, वो इधर उधर का मामला घुमा रहे हैं, ये गड़बड़ बात है। अब ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में रेलवे की सुरक्षा की अनदेखी के जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। जैसे 2004 से 2014 के बीच रेलवे की सुरक्षा पर कुल 70,273 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जबकि मोदी सरकार में साल 2014 से 2024 के बीच सुरक्षा पर 1,77,333 करोड़ रुपए निवेश हुआ, यानी यूपीए सरकार के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा। इसी तरह अगर ट्रैक रिन्यूअल की बात करें तो साल 2004 से 14 के बीच में 32,260 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल हुआ, जबकि मोदी सरकार के 2014 से 24 के बीच में 43,335 किलोमीटर का ट्रैक रिन्यूअल हुआ। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, इसकी अगर बात करें, मतलब जो फाटक होता था उस पर कोई इंसान ही नहीं होता था, 31 मार्च 2014 तक 8,948 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग थी, जो अब शून्य रह गई है। ट्रेन की सुरक्षा के लिए जो फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाए जाते हैं वो 31 मार्च 2014 तक 90 थे, जो अब बढ़कर 19,742 हुए। आप सोचिए, आजादी के बाद से अभी तक 90 लगे थे, अभी 10 साल में 19,742 लगे। यानी ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन हां, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यह गारंटी है। इसी तरह रेलवे में कम भर्ती को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों हैं, उन्हें 10 साल में भरा क्यों नहीं गया। अब इस आरोप के आधार पर हमने जो पड़ताल की उसके फैक्ट्स के मुताबिक रेलवे में मनमोहन सरकार से ज्यादा भर्तियां मोदी सरकार में हुई हैं। साल 2004 से 2014 के बीच रेलवे में 4,11,000 भर्तियां की गई, जबकि साल 2014 से 2024 के बीच मोदी सरकार में 5,02,000 भर्तियां हुई। यानी यहां भी फैक्ट्स के साथ इधर उधर की बात होती दिखती। इसीलिए सवाल खड़ा होता है विपक्ष पर कि क्या वो वाकई लोगों को चिंतित लेकर, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर चिंतित है, या उसको हर लोगों की चिंता जो वो दिखाता है उसमें नरेंद्र मोदी को बस घेरने का बहाना चाहिए। हां, इतना जरूर है कि ट्रेन हादसे और कम होने चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती और सरकार को तेजी से इस पर काम करना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन रेलवे को लेकर राजनीति तो कर रहा है, सही फैक्ट्स नहीं बता रहा, क्योंकि अगर सही फैक्ट्स बता देंगे तो फिर ये राजनीति कैसे कर पाएंगे। इंडी गठबंधन इसी भ्रम को राजनीति को चुनाव को लेकर अब तक चला रहा है और इस बार उसका दांव कुछ सफल हो गया है तो वो ऐसी राजनीति को आगे भी जारी रखेगा। देखिएगा, एक राजनीति बंगाल में भी चल रही है जिसमें चुनाव के बाद हिंसा का वही पुराना तौर तरीका दिख रहा है। बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही है, लेकिन इंडी गठबंधन का कोई भी दल बंगाल में हिंसा के आरोप पर कुछ नहीं बोल रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहे हैं। गंभीर आरोप है, बंगाल का इतिहास रहा है इस तरह के चुनाव के बाद की हिंसा वाला, लेकिन बीजेपी के इन आरोपों पर इंडी गठबंधन में खामोशी है। बीजेपी अब बंगाल में हिंसा के आरोपों को बड़ा मुद्दा बना रही है। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची। इस टीम में सांसद रविशंकर प्रसाद, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव और सांसद बृजलाल शामिल हैं। बीजेपी की टीम डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में अल्ता बोरिया गांव में पीड़ितों से मिलने पहुंची। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों की दुकानें तोड़ दी, महिलाओं पर अत्याचार किया। सुनिए रविशंकर प्रसाद को, फिर बताऊंगा कि बंगाल में क्या खेला चल रहा है। इनकी एक ही गलती थी कि इनका बेटा बीजेपी से पंचायत का चुनाव लड़ा था, पंचायत के चुनाव में अत्याचार किया, अभी देखिए फिर अत्याचार कर दिया, दुकान तोड़ दिया। क्या ममता जी, क्या संविधान की बात करती हैं आप? इसके चेहरे को देख रही हैं आप? गरीबी और मासूमियत, 2 समय की रोटी कमाना, बस एक ही पाप था कि इसका बेटा बीजेपी का समर्थक है। बंगाल में बीजेपी चुनाव के बाद की हिंसा की रिपोर्ट तैयार कर रही है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी की टीम जिन लोगों से मिल रही है वो पीड़ित है ही नहीं। टीएमसी के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी की टीम के सामने ये आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच बंगाल में नया पॉलिटिकल ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है।
ममता बनर्जी ने कूच बिहार में बीजेपी सांसद अनंत महाराज से मुलाकात की। अनंत महाराज बंगाल से बीजेपी के इकलौते राज्यसभा सांसद हैं और कूच बिहार इलाके में काफी प्रभावशाली हैं। ममता बनर्जी और अनंत महाराज की इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। टीएमसी लगातार दावा करती आ रही है कि बीजेपी के कई नेता उसके संपर्क में हैं। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने कूच बिहार लोकसभा सीट बीजेपी से छीन ली थी। टीएमसी ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को वहां पर हराकर यह सीट जीती। निशित प्रामाणिक भी अनंत महाराज के करीबी माने जाते हैं। यानी क्या वहां दीदी खेला कर देंगी, बीजेपी टूटेगी, क्या होगा यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पाठशाला में अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग और वोट लूट, हिस्ट्री का वो हैरान करने वाला चैप्टर जो बहुत लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि आपको यह पता नहीं है हिस्ट्री। वोट की लूट का वो चैप्टर जिसे देखकर ईवीएम की पूजा करने लगेंगे ईवीएम विरोधी। जरा ये चैप्टर देखिए। जब से अमेरिकी उद्योगपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ईवीएम को हैक करने की बात कही या ईवीएम के हैक हो जाने की बात कही, तब से पूरे विपक्ष के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई। कल मैंने आपको पाठशाला में विस्तार से बताया था कि ईवीएम को हैक करना असंभव है भारत, क्योंकि भारत का ईवीएम जो दूसरे जगह ईवीएम यूज होते हैं उससे अलग है। इसमें इंटरनेट नहीं, ब्लूटूथ नहीं, एक चिप लगता है, वो चिप एक ही बार प्रोग्राम हो सकता है, उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। मतलब अलग ही सिस्टम है बॉस। ईवीएम से चुनाव करवाना पूरी तरह सुरक्षित है। एलन मस्क शायद भूल गए कि जब भारत में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाते तो किस तरह की खतरे और परेशानियों के बीच चुनाव कराए जाते थे। उस दौर में बैलेट पेपर वाली मतदान पेटी लूट ली जाती थी, बैलेट पेपर में आग लगा दी जाती थी। बिहार और यूपी में चुनाव करवाना किसी युद्ध से कम नहीं होता था। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि 1989 के आम चुनाव में ऐसा भी समय आया जब अमेठी में कांग्रेस पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। कांग्रेस पे लगे अमेठी में फर्जी वोटिंग करवाने के, और चुनाव आयोग को कई पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा चुनाव करवाना पड़ा था। तो जो लोग आज बैलेट पेपर की बात करते हैं, ईवीएम को गाली देते हैं, उनका इतिहास क्या है आज आपको मैं बताता हूं। इसके अलावा 80 के दशक में जिस तरह जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में चुनाव में धांधली करवाने के आरोप लगे, इसका इतिहास भी आपको बताऊंगा। लालू प्रसाद यादव के दौर में बिहार में किस तरह चुनाव हुआ करते थे, बहुत सारे युवा नहीं जानते होंगे, हम लोग तो देखे हैं बिहार में, उसकी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन आज उस चुनाव आयुक्त के बारे में भी बताऊंगा जिसे लालू प्रसाद यादव के राज में चुनाव करवाने के लिए कमांडोज भेजने पड़े थे। आज जो लोग ईवीएम के हैक होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव वाले दौर में लूट और हिंसा का काला इतिहास भी देखना चाहिए कि बैलेट पेपर से होता था क्या। देखिएगा तो दिमाग में फ्यूज उड़ जाएगा। वैसे तो बैलेट पेपर से चुनावों में धांधली का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज उस चुनाव के बारे में बात करना जरूरी है जब देश एक सिटिंग प्रधानमंत्री की सीट पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप झेल रहा था और इसकी वजह से कई पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से चुनाव करवाना पड़ा। यह 1989 का लोकसभा चुनाव था, जहां अमेठी से तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिंपैथी की लहर में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत गई, लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हालत बहुत कमजोर हो गई थी। 1989 में अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी में यह चुनाव असली गांधी और अपना गांधी के बीच बन गया था। लोग इस दुविधा में थे कि उन्हें असली गांधी यानी राजमोहन गांधी या अपना गांधी यानी राजीव गांधी, दोनों में से किसको चुनना है। हालांकि यह माना जाता कि यह चुनावी लड़ाई बराबरी की नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को अपनी जीत के अंतर के कम होने की चिंता हो रही थी। इस चुनाव में राजमोहन गांधी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि पुलिस के लोग चुनाव में राजीव गांधी की मदद कर रहे थे। इसके अलावा राजीव गांधी के करीबी कांग्रेसी नेता सतीश शर्मा पर बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। अमेठी में हुई चुनावी हिंसा की वजह से चुनाव आयोग को 18% वोटों को अवैध घोषित करना पड़ा था और 97 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश देना पड़ा। उस सीट पर जहां राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे, वहां आरोप लग रहा था कि बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। बड़ी संख्या में री इलेक्शन हुआ वहां पर कई बूथों पर। यह है उस जमाने की पोलिंग और उस जमाने का चुनाव। जो लोग आज ईवीएम को गाली देते हैं वो याद करें, जिनको नहीं पता है वो देखें। 1984 की तुलना में 1989 में राजीव गांधी की जीत का अंतर 43,000 वोट से ज्यादा था। बस आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेठी में चुनावों में हुई इस धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
पीएन भगवती ने यह कहा था कि अमेठी में जो कुछ हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। इसके बाद मीडिया में भी कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगने लगे। उस समय कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा का यह बयान सुनिए, जिसमें वो अमेठी में हुई बूथ कैप्चरिंग के आरोप के बारे में क्या कह रहे हैं। इसके बाद कश्मीर में चुनाव में धांधली की बातें जो हुई थी, जो आरोप लगे थे, उसका इतिहास भी आपको याद दिलाऊंगा। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस आई ने भी बूथ कैप्चर किए हैं और मासूम वोटर्स को अपने हक से वंचित किया है? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये हो सकता है कि कहीं हमारे भी लोगों से कुछ गलतियां हुई हों। अमेठी के बारे में जो कहा गया वो राजनीतिक से प्रेरित है, सरासर गलत है। लेकिन अनिल शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन ने ये समझा कि 97 बूथ पर रीपोल हो, तो क्यों? हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले को माना जरूर। किन कारणों से उन्होंने फैसला लिया मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पर आज तक कोई सबूत नहीं है कि कोई रिगिंग हुई। 1989 से पहले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस राज में बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोप लगे थे। 1987 में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में जमकर धांधली के आरोप लगे। दरअसल 1986 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बीच चुनाव में समझौता हो गया। इस फैसले से पूरे कश्मीर में गुस्सा भड़क गया। इसके बाद 1987 में हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पर चुनाव धांधली के आरोप लगे। इन चुनावों में धांधली को लेकर मशहूर लेखक सुमंत्र बोस ने अपनी किताब कश्मीर रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पाथ टू पीस में लिखा कि जैसे ही चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवारों की बढ़त दिखाई दी, वैसे ही सरकारी अधिकारियों ने वोटों की गिनती रोक दी। उस समय पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अब्दुल गनी लोन ने चुनाव आयुक्त से शिकायत की थी कि हंदवाड़ा के एक काउंटिंग स्टेशन से रातों रात बैलेट बॉक्स यानी मतपेटियां हटा दी गईं और उनके 100 मतगणना एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन चुनावों में धांधली को लेकर कश्मीरी नेता सज्जाद लोन ने यह तक कह दिया कि चुनावों में धांधली की वजह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की। यह है बिना ईवीएम के चुनावों का इतिहास। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं ना, उनको देखिए, समझिए उनका इतिहास क्या है। चुनावों में धांधली के लिए बिहार में लालू प्रसाद यादव का दौर पूरे देश को याद है। 1990 के दौर में देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ करते थे, लेकिन उस दौर में बिहार में चुनाव करवाना बहुत बड़ा काम माना जाता था, चैलेंज होता था, क्योंकि बिहार के हर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग से लेकर बैलेट पेपर लूट और मारपीट हिंसा की खबरें आती थी। लालू यादव के दौर में बिहार में किस तरह चुनाव हुआ करता था, उसका एक किस्सा सुनाता हूं। बिहार चुनाव में धांधली के बारे में लेखक मृत्युंजय शर्मा ने अपनी किताब ब्रोकन प्रोमिसेस कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार में इसका जिक्र किया है। इसके मुताबिक 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन ने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, बिहार में किसी भी सूरत में पारदर्शी तरीके से चुनाव करवा के दम लूंगा। इसके लिए टीएन सेशन ने पंजाब से कमांडो हायर किए और बिहार के उन पोलिंग बूथ पर तैनात किए जो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम थे। टीएन सेशन ने इस फैसले से लालू यादव इतने नाराज हुए उनके फैसले से कि टीएन सेशन के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे और पागल साण नाम रख दिया टीएन सेशन। पागल साण। तो जो आज का यूथ नहीं जानता है ना भाई, एक तो ईवीएम के लिए हैकाथॉन हो जाए लेकिन कोई प्रूव नहीं कर पाया कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन देखिए बैलेट पेपर से क्या क्या हो चुका है। टीएन सेशन पर लालू यादव के गुस्से के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। बिहार के एक लेखक संकर्षण ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लालू प्रसाद यादव के गुस्से के बारे में लिखते हैं कि 1995 के चुनावों के दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरजीएम पिल्लई थे। लालू यादव ने पिल्लई को फोन लगाया, गुस्सा करते हुए कहा कि हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हैं और तुम हमारा अफसर। ई शेषनवा कहां से बीच में टपकता रहता है। यह वो दौर था जब बिहार में चुनाव के दौरान हिंसा में लोगों की मौत हो जाया करती थी। आज आपको बिहार में चुनावों के दौरान मौत के कुछ आंकड़े भी दिखा देता हूं। चुनावी हिंसा से बिहार में जब मौत हुई 1984 में, अगर आप लोकसभा चुनाव देखिएगा 24 मौत, 85 में 63 मौत, 89 में 40 मौत, 90 के बिहार विधानसभा के चुनाव में 87 मौत हुई थी। 1990 के इसी चुनाव में जीत के बाद ही लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आज के दौर में देश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं जिसमें धांधली के मामले खत्म हो गए हैं, लेकिन एजेंडा चलाने वाले अब भी ईवीएम को हैक करने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यह हिस्ट्री आपको इसलिए याद दिलाई ताकि आप आज का जो वर्तमान है उसमें क्या सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो सवाल उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं,
इसको समझ सकें, क्योंकि जो इतिहास से सबक नहीं लेता ना, उसका भविष्य खराब होता है।